देखिए 215 हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। कैसा न्यायालय है? अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय से तात्पर्य क्या है? हाँ, उसके द्वारा दिए गए निर्णय निम्न अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, लिखे अनुच्छेद नंबर 216। अनुच्छेद नंबर 216 लिखे प्रत्येक हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद नंबर 216। हाई कोर्ट जो बनेगा कैसे बनेगा? चीफ जस्टिस होंगे तथा अदर न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इनसे मिलकर बनेगा तथा इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लिखे अगला अनुच्छेद 217 लिखे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। अनुच्छेद नंबर 217 कहता है, क्या कहता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब किससे परामर्श लेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद नियुक्ति करेंगे। लिखे अनुच्छेद नंबर नहीं, पहले लिखे शपथ। हेडिंग डाले शपथ। अनुच्छेद नंबर 219 18 छोड़ो, ऐसे पूरे 395 थोड़ी याद कर लेती है। लिखे शपथ। लिखे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। जरा समझो, इधर जैसे मान लो
गोवा प्लस महाराष्ट्र, दोनों का हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई। ज्वाइंट हाई कोर्ट है, ठीक है। दमनदीव भी है इधर। अब ये बताओ ना, जब गोवा महाराष्ट्र है, यहाँ पर शपथ कौन दिलाएगा? गोवा का अलग राज्यपाल है, महाराष्ट्र का भी राज्यपाल अलग है, शपथ कौन दिलाएगा? देखो मुंबई का राज्यपाल मत कहो, यहाँ का जो न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा? जो अधिक प्रभावी होगा, अधिक प्रभावी होगा, जिसे समझो ना, जैसे आपने कहा जो अधिक प्रभावी होगा। प्रभावी का ऐसा थर्मामीटर जैसे कौन सा है जो टेम्परेचर बताए? हमारी बात समझिए, पहले जो भी बोलने से पहले सोचो, ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जो ये बताएगा ये अधिक प्रभावी होगा। जैसे अब हम तो यहाँ बता सकते हैं इसमें क्लास में योग्य कौन है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आप हमें जवाब दे रहे हैं, तो हमें पता चलता है कौन योग्य है कौन नहीं योग्य है, ठीक है। परंतु क्या तुम राज्यपाल का टेस्ट लोगे? आओ बैठवा करके टेस्ट एक लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। फिर कैसे क्या होगा? मैंने कहा गोवा का भी राज्यपाल अलग है, महाराष्ट्र का भी अलग है, और मुंबई हाई कोर्ट जो है, मुंबई में जो हाई कोर्ट है, वहां चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाएगा? भाई राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है, राष्ट्रपति केवल नियुक्ति करता है, शपथ नहीं दिलाएगा, नियुक्ति करेगा, शपथ नहीं दिलाएगा। नहीं, शपथ दिलाने का मतलब एक ही राज्यपाल दिलाएगा, दो राज्यपाल थोड़ी खड़े होकर के शपथ दिलाएंगे। इधर शपथ दिलाने का मतलब एक लोग आए शपथ दिलाएं, अब 4 लोग आकर के शपथ थोड़ी दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में तुमने कहा प्रधानमंत्री दिलाएंगे? नहीं, अरे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सब राज्यपाल दिलाते हैं शपथ, तो राज्यपाल दिलाएंगे। तो सर दोनों लोग परामर्श करके, अच्छा बारी बारी से, एक बार ये एक बार परामर्श करके कोई एक आपस में राय परामर्श करके एक साथ नहीं, समझिए इधर आप समझ लीजिए उत्तर क्या है जी। इधर इसका आंसर क्या है तुम बताओ, काजल तुम बताओ। नहीं पता? नहीं पता किसी को नहीं पता? इधर इसका आंसर क्या है? शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य में हाई कोर्ट स्थित होगा उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। हाँ, महाराष्ट्र। इधर लिखें नोट करके, लिखे नोट। जब दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा तो शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा, तो शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा जिस राज्य में हाई कोर्ट स्थित होगा। तो शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा जिस राज्य में हाई कोर्ट स्थित होगा। देखिए शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 3 में है जी। शपथ
पद का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में है। देखिए अनुच्छेद 220 220 लिखा, लिखे हाई कोर्ट का न्यायाधीश जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो उसमें रिटायर होने के बाद वकालत नहीं करेगा। देखिए जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो उसमें रिटायर होने के बाद वो वकालत नहीं करेगा। ठीक है। देखिए जैसे नियुक्ति होती है, नियुक्ति होने पर वारंट जारी किया जाता है, देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में एक वारंट जारी किया जाता है। नियुक्ति के संदर्भ में एक वारंट जारी किया जाता है। एक वारंट जारी किया जाता है। वारंट इसी बात का होता है, इधर ये वारंट जो है मुख्य सचिव से पढ़कर के सुनाते हैं कि आप ये कंडीशन जरूर फॉलो करेंगे, आप रिटायर हो जाने के बाद इस यहाँ वकालत नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर पूछा जाए कि किसकी किसकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है, नहीं सबके संदर्भ में, हाँ हाई कोर्ट में सबके संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट में भी सबके संदर्भ में। और तुम बताओ, तुमने नहीं पढ़ा, पहली बार सुना होगा। हाँ देखो, किसकी किसकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है, किसकी किसकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है। नंबर 1 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, नंबर 3 कैग के संदर्भ में, कैग, नंबर 4 राज्यपाल के संदर्भ में। देखिए वेतन राज्यपाल, कैग राज्यपाल। इधर अनुच्छेद नंबर 221, अनुच्छेद नंबर 221 वेतन कौन देगा? पहले वेतन की बात कर ले। मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलेगा? 2,80,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बोलो 2,50,000, 2,50,000 प्रतिमाह। अन्य न्यायाधीशों को 2,80,000 नहीं ज्यादा, 2,00,000। हाँ 80 किसने बताया? तुम ये सोचो ना, जब
जब प्रिंसिपल को सैलरी मिल रही इधर 80,000 और तुम कहो चपरासी की सैलरी हम कर देंगे जाकर के जो है 1 लाख, ठीक है इधर। तो यहाँ पर कितनी है 225। अच्छा जो वेतन होगा, वेतन किससे दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। अच्छा दूसरी बात है, वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में है। कोई दिक्कत है यहां तक? इधर कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आ जाओ मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। देखो इधर महाराष्ट्र प्लस गोवा है, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई। इधर कौन वेतन देगा? उसके यहाँ है तो महाराष्ट्र ही देगा। इधर पहले ये हमको बताओ, फिर कोई कहेगा ही नहीं हमारे यहाँ हाई कोर्ट हो। भाई वेतन देना पड़ेगा, इतना खर्चा उठाना पड़ेगा। जैसे तुमने कहा केवल महाराष्ट्र ही वेतन देगा, तो कोई कहेगा क्यों भैया, हम क्यों रखे हाई कोर्ट अपने यहाँ, तुम अपने यहाँ रख लो। हमें क्या जरूरत है रखने की? क्या जरूरत है? आधा आधा कर लें। अच्छा एक बात बताओ, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और गोवा छोटा राज्य है, आधा आधा बांटना ठीक है? हमें बताइए। इधर पहले फिर लिखना बंद कर दीजिए, पहले समझो। जैसे तुमने कहा पहले महाराष्ट्र पूरा देगा इधर, तो फिर कोई हाई कोर्ट क्यों रखेगा अपने यहाँ? कहेगा भैया तुम्हारे यहाँ हो, हमें नहीं जरूरत है। भाई सबको इतना पैसा देना, ठीक है, समस्त सुविधाएं देना, हम क्यों रखे? तुम ले जाओ, ठीक है। फिर तुमने कहा आधा आधा हो जाएगा। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, गोवा छोटा राज्य है, आधा आधा करना ठीक है? नहीं। फिर कैसे? बताइए। तुम डिसाइड कर दोगे या करके? कौन डिसाइड करेगा? आधा केंद्र दे। इधर इनका कहना है आधा केंद्र दे, आधा राज्य दे। राज्य आधा दे नहीं, बंटवारा हो सकता है, पर बंटवारा करेगा कौन? राष्ट्रपति करेंगे। बिल्कुल सही है, लिखे राष्ट्रपति वेतन का अनुपात निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे ये इतना वेतन आ रहा है, इतने में इतना गोवा देगा, इतना महाराष्ट्र देगा, ठीक है। अब हमको ये बताओ सर, ये तो फिर निश्चित तो नहीं हो सकता ना? राष्ट्रपति निश्चित करते हैं। नहीं, वेतन हर माह निश्चित तो नहीं हो सकता। नहीं, पूरा वेतन हर भैया इधर एक पेंशन वो जो कुछ भी रहता है काम, सरकारी काम, 1 रुपया तक निश्चित होता है। अरबी तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई गई तुम्हें क्या? बैंक में जितना रुपया पड़ा है ना, तो पूरा का पूरा 1-1 रुपये का हिसाब होता है। वेतन जा रहा है, 1 तारीख को अकाउंट में आ जाता, सब एक सिस्टम है। इधर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं। तो हमको ये बताओ, जब वो रिटायर हो जाएगा, रिटायर हो गया हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है, तब उसको पेंशन कौन देगा? भारत की संचित निधि। तब पेंशन उसको भारत की संचित निधि से दी जाएगी। नोट करो,
देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जब रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जब रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाएगी। देख लिया। अब देखिए स्थानांतरण, ट्रांसफर, अनुच्छेद नंबर 222 अनुच्छेद नंबर 222, ठीक है। स्थानांतरण कौन करेगा, ट्रांसफर कौन करेगा? लिखें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर करता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर करता है। देख लिया, समझे? ट्रांसफर जैसे करना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस है, उसे किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है तो कौन कर देगा? राष्ट्रपति। इसके लिए परामर्श किससे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। अब देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अड़ी डाले, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद नंबर 23, अनुच्छेद नंबर 223, इधर समझिए। जैसे मान लो कोई हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, या उसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस कौन बनेगा हाई कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वहां, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने क्यों आएगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, देखिए, भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। अगली हेडिंग है अतिरिक्त न्यायाधीश। देखिए, अनुच्छेद नंबर 224, देखा, जैसे अतिरिक्त न्यायाधीश, जैसे मैंने तुम्हें तदर्थ न्यायाधीश पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीश है। समझिएगा, इधर
यहाँ क्या अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश से तात्पर्य क्या है, समझिए इधर। जैसे कार्य की अधिकता हो गई, न्यायाधीश कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ठीक है, कार्यकाल नहीं 2 वर्ष, इनका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष होगा। लिखे हाई कोर्ट के कार्यों में वृद्धि, हाई कोर्ट के कार्यों में वृद्धि हो जाने, वृद्धि हो जाने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। लिख लिया, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे योग्यता, देखिए योग्यता, योग्यता हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। लिखिए योग्यता, योग्यता अनुच्छेद नंबर लिखे 225-25 24 तक पहुंच गए थे। लिखे योग्यता, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा पॉइंट लिखा, कम से कम उसने 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, कम से कम उसने 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या किसी हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में, लिख लिया, फिर लिखो या एक से अधिक हाई कोर्ट में, या एक से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। वकील रहा हो 10 वर्षों तक, ठीक है, तो वो क्या है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। योग्यता हो गई, ठीक है। कैसे व्यक्ति बनेगा, ठीक है, इधर कैसे व्यक्ति बनेगा। अगला लिखे अवकाश, रिटायर कब होगा, अवकाश क्या होगा, हम चले जाओ, अवकाश, अवकाश कब रिटायर होगा। देखो एक ऑप्शन आता है इधर 62 या 65 या 60, क्या लगाओगे, कहे करंट वर्तमान में 65 3 वर्ष। देखो तुमको हम बताए ना, बहुत सी किताबों में 65 दिया रहता है। सुनिए इधर, किताब वाले क्या करते हैं, अरे कुछ नया ऐसा छापे, किताब छप बढ़िया बिक जाए, ठीक है। तुम्हारी किताब में 62 लिखा, हमारी किताब में 65 लिखा है, ठीक है, ऐसे बता के बेच दी,
ठीक है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, प्रस्तावित लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो 65 के लिए संसद में बिल पेश किया गया था, पर बिल पास नहीं हुआ। जैसे नहीं, कुछ लोग लड़के ने पढ़ना शुरू किया, हमारा लड़का तो क्लास में टॉपर है, ठीक है, पहले से बोलने लगे, फिर पता चला उसकी क्लास में 5th पोजीशन है, ठीक है, ये लास्ट वाली पोजीशन है, तो पहले से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, किताब में पहले से ही लिख दिया गया, नहीं 65 वर्ष, 65 गलत है, 60 गलत है, 62 वर्ष की आयु लिख लीजिए, 62 वर्ष की आयु। आप जो ये अनुच्छेद किसमें अपर? अरे इतना लिख लो पहले, 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु तक वो रहेगा। ठीक है, लिखे त्यागपत्र। त्यागपत्र क्या लिखे, पहले रिटायर हो गया, रिटायर हो जाने के बाद, ठीक है, लिखे महाभियोग। महाभियोग, इधर देखो, इधर इधर महाभियोग। ठीक है, पागलों वाले काम मत किया करो। ठीक है, महाभियोग लिखा, इंग्लिश में बोलते थे इम्पीचमेंट। ठीक है, अच्छा ये भी समझे जरा, यहीं पर एक ब्रैकेट लिखे, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने के संदर्भ में किया जाता है। नोट करके लिखे, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने के संदर्भ में किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है, हटाया जाता है। उसी तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। अगर अब तुमसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में की संख्या में वृद्धि कौन करेगा, देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा? नहीं, इधर अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर है, इस हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं, किस हाई कोर्ट में? 25 हाई कोर्ट हैं, और किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीश? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अब यही पर तुमसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहायता लेकर। नहीं, इतना मत बताओ। अच्छा, जब मैंने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? संसद। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? संसद नहीं, राष्ट्रपति। लिखे, वृद्धि कौन करता है? राष्ट्रपति। ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लिखिए, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार
हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सबसे पहले लिखे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बात लिख लें। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखिए तलाक, तलाक कामा विवाह कामा कंपनी कानून, विवाह कामा कंपनी कानून कामा अवमानना, अवमानना, अवमानना मतलब कोई आदेश दिया गया और व्यक्ति ने माना नहीं, अवमानना कामा राजस्व, राजस्व कामा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब यहीं पर लिख लें दूसरा पॉइंट डालें, लिखे मूल अधिकारों का रक्षक हाई कोर्ट। मूल अधिकारों का रक्षक है और अनुच्छेद नंबर 226। मूल अधिकारों का रक्षक है अनुच्छेद नंबर 226। अच्छा, हाई कोर्ट भी जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं 32 के तहत 5 प्रलेख जारी करता है, वैसे हाई कोर्ट 226 के तहत कितने 6 रीट जारी करता है। लिख ले सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, कर्मादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा, अंतरिम राहत, अंतरिम राहत। लिखे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा, अंतरिम राहत। नोट करके लिखें अंतरिम राहत, नोट करके लिखें। रिट जारी करने के संदर्भ में, रिट जारी करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है। रिट जारी करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 6 रिट जारी करता है। अगला अगला लिखे अपीली क्षेत्राधिकार। देखिए अपीली क्षेत्राधिकार लेगा क्या अंतरिम राहत, जैसे किसी मामलों में आपको अंतरिम रिलीफ दी जाती है वही लिखे अपीली क्षेत्राधिकार। लिखे फौजदारी मामलों में, फौजदारी मामलों में फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है, फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।
तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, किसी को फांसी दे दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन दीवानी मामलों में यदि दीवानी मामलों में यदि संपत्ति या धनराशि 5 लाख से अधिक है, 5 लाख से अधिक है, तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। देख लिया, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। देखिए, सत्र न्यायालयों की जांच हाई कोर्ट करता है। सत्र न्यायालयों की जांच हाई कोर्ट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालयों की जांच, अनुच्छेद नंबर 227। देखिए, हाई कोर्ट क्या करें, जो आप बोल रहे हैं वो 227 डालकर आगे लिखें। हाँ, 227 डाल करके लिखो, ये अनुच्छेद है, ठीक है। लिखें, हाई कोर्ट सत्र न्यायालयों का अधीक्षण भी करता है। ठीक है, लिख लिया। मतलब वो जिसे नहीं, हाई कोर्ट की टीम आ जाती है यहाँ कभी जांच करने के लिए, ठीक है। लिखें अगला, हाई कोर्ट के द्वारा मुकदमों का स्थानांतरण होना। हाई कोर्ट के द्वारा वादों का स्थानांतरण किया जाना, ठीक है। जैसे इधर समझे, इधर हमारी तरफ से ध्यान दे, यह हाई कोर्ट के द्वारा वादों का स्थानांतरण किया जाना। जैसे मान लो हरदोई सेशन कोर्ट, हरदोई में कोई बात चल रहा है, हाई कोर्ट ने कहा ये हमको दे दो, तो वो तो हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, तो स्थानांतरण हो गया। या मान लो हरदोई से है, सीतापुर में उसने ट्रांसफर कर दिया, भाई इसकी सुनवाई कहाँ होगी, सीतापुर में होगी। फिर यहाँ हरदोई में कुछ होने वाला उससे संबंधित नहीं है, समझ गए। ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। लिखो हाई कोर्ट सत्र न्यायालय से कोई बात अपने पास मंगा सकता है, कोई बात अपने पास मंगा सकता है, या एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, या एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अगला लिखे अनुच्छेद नंबर 229। अनुच्छेद नंबर 229। देखिए, हाई कोर्ट अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। हाई कोर्ट अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है।
हाई कोर्ट अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। कौन सा आर्टिकल? देख लिया, कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। अगला लिखें अनुच्छेद नंबर 230, संसद विधि के द्वारा हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में विस्तार कर सकती है। जो उसे कार्य दिए गए करने का क्षेत्राधिकार उसे बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्राधिकार में क्या कर सकती है? विस्तार कर सकती है। लिखे अनुच्छेद 232 कैंसिल है इस समय। लिखे अनुच्छेद 233, देखिए 233 क्या बताया नहीं, कहाँ हो? ये बढ़िया है। अभी सबसे पहले किसने पूछा था 231 बताओ? लिखे अनुच्छेद 233, लिखे राज्यपाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद नंबर 233। राज्यपाल से परामर्श लेंगे तब जिला जज को। हाँ, इधर ये सबसे महत्वपूर्ण है और नोट करके लिखे इसमें नोट। इस अनुच्छेद में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए जिला शब्द संवैधानिक शब्द है। इस अनुच्छेद में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है, जिला शब्द संवैधानिक है। जिला शब्द संवैधानिक, जिला शब्द कैसा है? संवैधानिक। देखा इधर जिला शब्द कैसा है? संवैधानिक है। समझिए इधर तुमसे पूछे कि किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है? मात्र 233 में। ठीक है, अन्य किसी अनुच्छेदों में जिला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है यहाँ पर अगर कहें जो तुम्हारा जिला न्यायाधीश है, ठीक है, उसकी नियुक्ति के संदर्भ में बात। ठीक है, अब समाप्त है क्या भैया?